Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is electric flux through a surface enclosing a charge. And here is a surface drawn in the form of a sphere which is enclosing a positive charge Q. यानी हमने एक ऐसी सरफेस को कंसिडर करना है जिसने चार्ज को अपने अंदर बंद किया हुआ है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे हमने फुटबॉल के अंदर एक चार्ज को बंद कर दिया और फुटबॉल जो है वो 3 डायमेंशनल है और हर साइड से बंद है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग रीजन्स में जनरेट होगी और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इस स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछले टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन एरिया जो है यहाँ पर जो पिछले डिस्कशन में अगर आपको याद हो हमने जब एरिया ड्रॉ किया था तो वो फ्लैट सरफेस था। यानी ये फॉर्मूला जो है ये फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है ये स्फीयर है जो हर पॉइंट पे कर्व्ड है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला इस सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें ताकि यही फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। तो इसके लिए हम मेथड ये अडॉप्ट करते हैं कि हम इस पूरे एरिया को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर देते हैं और हर पैच का एरिया होगा डेल्टा ए। अब अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो तो उसमें हमने ये कहा था कि ये जो एरिया एलिमेंट है ये एक वेक्टर एरिया होगा और वेक्टर एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अब वो डायरेक्शन कौन सी है, ये इस एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो ये आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएगी। अब इस डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो E और A सेम डायरेक्शन में हैं और चूंकि हमने n नंबर ऑफ पैचेस बना दिए हैं और पैचेस जो हैं वो भी इतने स्मॉल हैं तो हर पैच नियरली फ्लैट हो जाएगा। यानी हमने इस पूरे स्फीयर को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करके एक्चुअली इस काबिल बना लिया है कि ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया जा सके। सपोज अगर हम n नंबर ऑफ पैचेस बनाते हैं और उनके एरियाज की मैग्नीट्यूड डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा 3 ऑन और इसी तरह से सेम पैटर्न पे हम n पैचेस का एरिया लिखेंगे और चूंकि सबकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग दी नॉर्मल ही है इसलिए जब हम इनके एरिया वेक्टर्स लिखेंगे तो ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN हो जाएगा। यानी हमने नॉर्मल ड्रॉ करके इन एरिया वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को वेक्टर एरियाज में चेंज कर दिया है। और सपोज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पैच के सेंटर पर E है, यानी फर्स्ट पैच पे E1, सेकंड पैच पे E2, थर्ड पैच पे E3 एंड सो ऑन nth पैच के ऊपर EN। अब चूंकि ये फॉर्मूला जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज हो रही है और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है EA कॉज ऑफ थीटा और यहाँ चूंकि हम कह रहे हैं कि E इज पैरेलल टू A so theta between the two vectors is 0 and cos of 0 is always equal to 1। यानी हम जब फ्लक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल फ्लक्स E इन सारे पैचेस की वजह से E डॉट A का सम होगा। E3 dot delta A3 and so on till En dot delta An। अब यही चीज अगर हम cos ऑफ थीटा की बेस पे लिखें तो ये E1 डेल्टा A1 cos ऑफ थीटा 1, E2 डेल्टा A2 cos ऑफ थीटा 2, डेल्टा A3 cos ऑफ थीटा 3 and so on till En delta An cos of theta n। अच्छा, अब cos of theta हर केस में हमारे पास
इक्वल टू 1 है, और 1 को अगर हम बाकी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाती है E2 डेल्टा A2 E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन En डेल्टा AN। अब हम इसके दरमियान डॉट यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने पॉजिटिव चार्ज एक ही रखा हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो चाहे पैच A1 हो, A2 हो, A3 हो या AN हो, उन सब के लिए इस E की मैग्नीट्यूड सेम हो। क्योंकि चार्ज एक जैसा है तो वो एक जैसी ही फील्ड जनरेट करेगा चाहे वो किसी भी पैच पर हो। यानी मैग्नीट्यूड अगर सबकी सेम है तो फिर हम 1, 2 और 3 यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट E को यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम अगेन रीराइट करेंगे। यहां से E1 की जगह E डेल्टा A1, E2 की जगह E और डेल्टा A2, E3 की जगह E और डेल्टा A3 एंड सो ऑन E2 डेल्टा AN। और चूंकि E सब में सेम है इस वजह से हम E को कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास ये एरियाज जो हैं इनका सम आ जाए। अब E जो थी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे थे, और उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और यहाँ एरिया जो है इन सब को अगर हम सम करें तो ये है टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। और मैथ्स में स्फीयर का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर। यानी अगर हम ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास पाई E की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहां से 4 पाई और 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ Q बचेगा और नीचे हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यानी सारी डिस्कशन के बाद हम आखिरी रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q जो है ये चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। यानी ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है उस मीडियम की जिसके अंदर हमने ये चार्ज रखा हुआ है। यानी फ्लक्स जो है वो शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ सरफेस को क्लोज्ड होना चाहिए। यानी अगर आप ये सपोज करें कि ये आपके पास चार्ज प्लस Q मौजूद है और उसके गिर्द आपने स्फीयर ड्रॉ किया है और स्फीयर जो है वो ऐसी किसी इरेगुलर शेप के अंदर बंद है, तब भी इसके अंदर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी होंगी, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं सिर्फ चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर। शेप आपने कोई सी भी ड्रॉ किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स डिपेंड करेगा ओनली ऑन चार्ज एंड मीडियम। चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। यानी आप इस इक्वेशन को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सिर्फ शर्त ये है कि उस सरफेस को जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्लोज्ड होना चाहिए। अब वो क्लोज्ड सरफेस किसी स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो सकती है, ट्रायंगल की फॉर्म में हो सकती है,
सर्कल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है जो कि क्लोज्ड होगी. That is all about the today's topic. Thank you so much.